बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, इस वक्त एक गैर मामूली इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में जारी है और इस गैर मामूली इजलास को अरब इस्लामिक सरबराही इजलास कहा जा रहा है। इस इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई है? हम ये देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत ही एक संगीन सूरत हाल जो है वो अपना रही है। हम ये देख रहे हैं कि इसराइली जारियत सबसे पहले गज़ा में हमने देखी और हमने देखा कि हज़ारों जानों का नुकसान हुआ, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अस्पतालों की जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। लेकिन इसराइली जारियत की जो बर्बरियत की दास्तान है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ये आगे भी बढ़ चुके हैं, ये यमन तक पहुँच चुके हैं, ये लिबनान तक पहुँच चुके हैं, ये ईरान तक पहुँच चुके हैं। ईरान जो कि पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो हम इस संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल कितनी संगीन है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस वक्त इजलास में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हरूफ तहज्जी के लिहाज से हम देखें तो इस इजलास से वो 20वें नंबर पर आएंगे और ख़िताब करेंगे। हम इस पर ही गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से गैर मुबहिम रहा है, दिलेराना रहा है। एक गैर मुतज़लज़ल बयानिया जो है वो पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से रखा है। हमारे जो वेरी नोटेबल एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब और डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ शनीला अमार साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है। सबसे पहले हाफिज़ साहब आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये जो समिट है जो सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज़ में इस वक्त जारी है, ये हम देख रहे हैं कि गैर मामूली है। हम OIC का इजलास देखते हैं, लेकिन इसे कहा जा रहा है कि ये अरब इस्लामिक सरबराही इजलास है। आप इसके ऊपर ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, ये क्या है? मदिया, ये बहुत बड़ा इवेंट है जो इस वक्त होने जा रहा है और ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि गज़ा में अहले फ़लस्तीन के बहते लहू और इसराइल की सफ़ाकाना गज़ा में जो जारियत है उसको रोकने के लिए अरब इस्लामी समिट का इनकाद किया गया है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक आला सतह का डेलीगेशन भी मौजूद है जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शामिल हैं। देखिए, ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि दुनिया इस वक्त तब्दीली के धाने पर खड़ी हुई है। अमेरिका में इंतखाबात के बाद नई क़यादत आने को है और वहाँ बिल्कुल तब्दीली हो रही है। अमेरिका में ये आवाज़ें उठती रही हैं, अमेरिका में राय अम्मा की जानिब से ये बड़ी मुतालबा होता रहा है कि फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत को रोका जाए। ख़ुद इसराइल में इन दिनों जो है आप देख रहे हैं कि इजरायली अवाम जो है वो सड़कों पर हैं और नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं ताकि ये जो जंग इस वक्त मुसल्लत की गई है गज़ा में, ये फैलती जा रही है और ये न सिर्फ लबनान बल्कि उसके करीबी इलाक़ों और ख़ुद पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान तक पहुँची है। तो दुनिया जो है मशरिक़ वस्ता की जंग के शोले जो हैं वो देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँच रहे हैं और उसकी तपिश जो है महसूस हो रही है, जिसकी वजह से एक न सिर्फ इलाक़ाई सूरत हाल बल्कि ख़ित्ते में एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो रूनुमा हो रहा है, जिसमें अभी तक आप देखें कि सिर्फ़ गज़ा में 43,000 जो हैं वो बेगुनाह फ़लस्तीनी जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान का एक देखें मुनफरिद मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान का दो नुकाती मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी सुकून है। एक तो यह है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनका बुनियादी हक़ दिया जाए और दूसरा ये है कि फ़लस्तीन में एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो और पाकिस्तान ने इस मौक़े पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज जब रियाज़ में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम देख रहे हैं कि रियाज़ में जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं या तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान हैं, लबनान के सदर की तकरीरें हुई हैं, उन सब का एक ही मुतालबा है कि गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। और ये वो मुतालबा है जो पाकिस्तान के भी जो पाकिस्तान के बुनियादी नुकात थे कि गज़ा में जंग बंदी की जाए और वहाँ मैसूर
जो फ़लस्तीनी हैं उन तक इमदादी सामान की रसाई जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। तमाम सरबराहों का भी यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और वहाँ पर जो इमदादी सामान की तरसील है उसका सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए, ताकि फ़लस्तीनी अवाम जो हैं वो अपने दुख का मुदावा कर सके। पाकिस्तान ने देखें वहाँ पर जिस तरह आपने ये अपने इंट्रो में बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना कोई हॉस्पिटल बचा, ना कोई घर बचा, ना कोई स्कूल कॉलेज। पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की और 200 फ़लस्तीनी बच्चे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे पाकिस्तान में आकर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि ये वापस जाकर वहाँ फ़लस्तीनी अवाम की मदद कर सकें, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना कोई पैरामेडिक्स रहा है, ना मेडिकल डॉक्टर हैं। जब हॉस्पिटल नहीं रहे तो वहाँ सूरत हाल बहुत ही और अब तो ये है कि गज़ा के जो नवाही इलाके हैं, आज ही रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ कहत की सी सूरत हाल है। ये वो सूरत हाल है जो आलमी बिरादरी के लिए लम्हे तशवीश है, और ख़ास तौर पर अरब और इस्लामिक समिट एक ऐसे माहौल में हो रही है जब गज़ा जो है वो उसमें फ़लस्तीनियों का लहू तेज़ी के साथ बह रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आलमी बिरादरी आगे बढ़े, और जिस तरह से पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने अभी जनरल असम्बली में जब 27 सितंबर में इजलास से ख़िताब किया था, उसमें भी यही मुतालबा किया था कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए और वहाँ तक लोगों को उनकी इमदाद और इमदादी सामान की रसाई को यकीनी बनाना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ये जो अरब इस्लामिक समिट है वो यकीनन एक मज़बूत और एक तवाना आवाज़ बनकर उठेगी और इसराइल के हाथ रोकने के लिए और इसराइल की जारहियत को रोकने में मुआविन साबित होगी। ठीक है रशीद हाफिज़ साहब, हम जिस तरह से अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई इमारत नहीं रही, अस्पताल नहीं रहे, और जो ज़ख्मी हैं उनको ये नहीं मालूम है कि कौन से अस्पताल की जानिब जाना है। हमें बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती दिखाई देती हैं, जिसमें बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को उठाए सड़कों पर फिर रहे होते हैं कि उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, और मलबे के नीचे से हमें देखने को मिलता है कि बच्चों की आँखें या उनके सर नज़र आ रहे होते हैं और वो बाकायदा ज़िंदा होते हैं। हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करें जो कि गैर मुतज़लज़ल हमेशा से रहा था, है और रहेगा फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और उनकी जो काविशें हैं हमेशा से कैसी रहीं, और इस इजलास में आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो क्या पॉइंट्स हैं, क्या निकात जो हैं वो सामने रखेंगे? शुक्रिया मदीहा। एक तो आपने जो नक्शा खींचा है फ़लस्तीन में इसराइल की मज़ालिम का, वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है, अलमनाक है। ये सदी का बदतरीन सानहा है जो हम जैसे बदकिस्मत उम्मत मुस्लिमा को देखना ये दिन पड़ रहा है। और दूसरी जानिब इसराइल का गज़ब है, इसराइल की बर्बरियत है, जारहियत है कि जिसमें कोई कमी नहीं आ रही और दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और वो जंग का दायरा कार फ़लस्तीन के सरहदों से बाहर ले जाने पे बरज़द है। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि मुसलमान ममालिक में से जो ताकतवर तरीन ममालिक है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए उस तरह आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जिस तरह उसका फ़लस्तीन के मज़लूम शहरियों का हक़ बनता है। अब चूँकि सऊदी अरब ने ये पहल कर दी है और ये शिकवा काफ़ी हद तक दूर हो सकता है अगर आज के इजलास में किए जाने वाले जो वादे हैं जो फ़लस्तीनी अवाम से किए जा रहे हैं, और जो उम्मत मुस्लिमा के अहम ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर, तमाम छोटे बड़े ममालिक शामिल है, चाहे वो मुसलमान ममालिक एशिया के हो या अरब के हो या अफ्रीका के हो, सब ने यकसू हो के इस बात पे एक आवाज़ बुलंद की है कि इसराइल जो है वो मज़ालिम डाल रहा है, वो गासिब है, वो फ़लस्तीनी मज़लूमों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। और इससे वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसराइल ताकत और जो उनके साथ इख्तियार है उसके ज़ुग़म में इस कदर मुब्तला है कि वो किसी इंसानी, आलमी, मुकामी, बैनुल-अक़वामी किसी कानून को ख़ातिर में नहीं ला रहा है। हस्पतालों को मलियामेट कर रहा है, शफ़ाखानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, मुहाजिरीन कैंप पे दावे बोल रहा है,
लबनान में जाके बमबारी करता है, ईरान में जाके हमले करता है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो वो मगरिब के ताकतवर ममालिक हैं उनकी पुष्पनाही करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन सलाम है उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ मगरिब के उन गयूर और बाशऊर अवाम का जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उसी सिलसिले में अब जो अरब ममालिक का जो गैर मामूली इजलास जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी ख़िताब कर रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें देखिए वही बातें मदीहा दोहराई गई है जो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से है, जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है, जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है, जो फ़लस्तीन का बज़ात ख़ुद अपना मौक़िफ़ है। हम देखिए कम से कम उस पर जो, हालांकि ये भी हक़ नहीं बनता इसराइल का, लेकिन दो रियासती हल पे उम्मत मुस्लिमा तैयार है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि और नहीं तो चले दो रियासती हल की तरफ इसराइल जाए, लेकिन बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बहना बंद हो जाए। आज भी यही बात हुई है। देखिए इंसानी अलमी रोनुमा हो रहे हैं और मज़ालिम की बदतरीन मिसाल इसराइल की जानिब से इस लिहाज से कायम हो रही है कि इमदादी काफ़िलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन को स्पेयर नहीं किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से एक तो फ़लस्तीनियों का जो शिकवा है उसमें कमी आएगी, और अगर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और इस पे कुछ जो प्लेजेस है, कुछ जो अहद व पैमा जो मुसलमान लीडर फ़लस्तीनी अवाम के साथ कर रहे हैं, अगर कुछ न कुछ भी उस पर अमल हो जाए, कम अज़ कम जंगबंदी ही हो जाए, तो ये बड़ी आफ़ियत होगी। और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से ये बात इसलिए अहम है कि वो 2 हफ़्तों में 2 मरतबा सऊदी अरब जा चुके हैं। सऊदी वलीअहद से आज भी उनकी मुलाकात हुई है, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से भी उनकी मुलाकात हुई है, सऊदी रॉयल कोर्ट के जो वज़ीर है उनसे उनकी मुलाकातें हुई है। तो वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है कि पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो रियाज़ में इस वक्त जारी कॉन्फ्रेंस में लगभग उसी मौक़िफ़ की तकरार की जा रही है। तो पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, और जो आज का मुश्तरका इलामिया जारी होगा तो पाकिस्तान की अहमियत उसमें मज़ीद इस लिहाज से बढ़ जाएगी कि गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से फ़लस्तीनी अवाम के साथ है उसको भी इलामिया में शामिल किया जाएगा, और पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत फ़लस्तीन के साथ मुस्तक़बिल में खड़े नज़र आएंगे हमें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि UNGA हो, फिर शंघाई ताउन तंजीम हो, या पाकिस्तान के सड़कों पर या चौक चौराहों पर भी बहुत सारे एहतजाज जो पब्लिक करती रही है, फ़लस्तीन के साथ अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करती रही है, हमदर्दियाँ जो हैं वो आगे बढ़ाती रही हैं। ये भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इमदादी पैकेज भी भेजे गए, और फिर हम ये भी देखते हैं कि अवामी सतह पर जो है वो बाइकॉट मुहिम का भी एहतमाम किया जाता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि तब्दीली वैसे ही नहीं आई है, फ़र्क वैसे नहीं पड़ा है। तो इस इजलास के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि हिकमत अमली को तेज़ करने की ज़रूरत होगी या हिकमत अमली को यकसर तब्दील करने की ज़रूरत होगी? शुक्रिया मदीहा। देखें, आप सवाल कर रही थी कि हम OIC देखते थे, तो ये इजलास क्या है? जी जी। इस वक्त इसराइल की जारहियत का इब्तिदा हुई गज़ा से, और वो तकरीबन पूरी अरब दुनिया में फैल गई। लबनान चले गए, आपने बताया, फिर यमन की तरफ चले गए, फिर ईरान को टारगेट किया, और पूरा खित्ता ख़तरे में है। और गज़ा में और फ़लस्तीन के इलाके में तो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इस सिचुएशन में अगर इसको खित्ते के एतबार से तस्लीम कर लिया जाए कि ये अरब के लिए चैलेंज था, खित्ता अरब के लिए चैलेंज था, तो इस मौके पर पूरी इस्लामी दुनिया बशमूल पाकिस्तान के अरब दुनिया की पुश्त पे जाके खड़े हो गए हैं। तो ये है ये कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने चैलेंज किया था, हम सारे बैक आवाज़ अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आके खड़े हो गए हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बुनियादी बात, वो बात जो पाकिस्तान का 1857 के बाद से तजर्बा है, और ये वो तजर्बा है जिसकी इब्तिदा 1930 से हुई खुतबा इलाहाबाद से। और खुतबा इलाहाबाद के में क्या बात थी?
वो बात ये थी कि आपने जो भी कामयाबी हासिल करनी है वो हासिल करनी है सियासी अमल के ज़रिए। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इवन इंडिया भी उसकी आज़ादी उस सियासी अमल के ज़रिए शुरू हुई जिसकी इब्तिदा 1930 से हुई। ये है हमारा तजर्बा, और यही तजर्बा लेके फिर पूरी दुनिया ने दोहराया। अलजायर हो, ये अरब दुनिया के बहुत सारे मुल्क हों, ये सारे मुल्क ये उसी तहरीक के नतीजे में, उसी तहरीक से फैज़ उठाकर ये हुए, वरना सारे लड़ रहे थे, सब मार खा रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। उस तजर्बे के फैज़ ने आज़ादी दिलाई, दुनिया के बहुत सारे दुनिया खित्तों को आज़ादी दिलाई उसके नतीजे में। इस वक्त हम ये बता रहे हैं दुनिया को कि अरब दुनिया में फ़लस्तीन में सियासी अमल को बहाल किया जाए। ये जो जुल्म हो रहा है और एक तरफा जुल्म हो रहा है जिसके नतीजे में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। फिर जो आज रियासत से मुतालबात उठे हैं वो ये कि रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए फ़लस्तीन को और एक मुकम्मल रुकन का दर्जा दिया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये जो है जारहियत का फिलफौर ख़ात्मा किया जाए। ये है फौरी तौर पर सियासी अमल के ज़रिए हमारा मुतालबा, और इसी सियासी अमल को हम आगे बढ़ाएंगे, इस प्लेटफार्म से भी बढ़ाएंगे, अपनी अपनी सतह पर जो हमसे बन पड़ा वो भी करेंगे, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से भी जाएंगे। बुनियादी मुतालबा ये है कि जुल्म की ज़ुबान, असले की ज़ुबान, बम की ज़ुबान बंद की जाए, सियासी ज़ुबान में बात की जाए, हमारे साथ डायलॉग किया जाए, और फिर आप बताएं कि आपका क्या हक़ है, फिर हम देखेंगे। वरना तो दुनिया तस्लीम करती है कि आपका कोई हक़ नहीं है, ये फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और उनकी रियासत को आपने तस्लीम करना है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत देनी है, और वहाँ जो इंसानी आदमिया जन्म ले चुका है उस ज़ख़म पर मरहम रखने हैं। तो आज की कॉन्फ्रेंस उन ज़ख़्मों पर मरहम रखने का नुक्ता आगाज़ भी है। सही बात है, अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात ही कर ली जाए तो ज़ख़म पर मरहम रखने के मुतरादिफ होता है। शनीला, इससे कबल के मैं आपकी जानिब आऊँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक इजलास से खिताब इस वक्त शुरू हो चुका है, और वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के इक़दामात को बहुत ही भरपूर अंदाज में काबिल शताइश जो है वो करार दिया है। गज़ा पर इसराइली जाहरियत की तमाम हदें पार कर चुका है, उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में कहा है। शनीला साहिबा, आप क्या कहेंगी कि पहले भी शहबाज शरीफ साहब फ़लस्तीन के इशू पर इसी तरह से गैर मुबहिम और गैर मुतज़लज़ल अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं और अपना बयानिया जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाते रहे हैं, और एक मरतबा फिर वो वहाँ मौजूद हैं और इस वक्त इजलास से खिताब कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ना वो बड़ा दो टोक होता है फ़लस्तीन के ऊपर। किसी भी की भी हुकूमत हो पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है, और फ़लस्तीन भाइयों की मदद जो होती है वो हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी करते रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होती है, वो चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करे या वो OIC का प्लेटफार्म हो या इस किस्म के समिट हो, वहाँ पे हमेशा से जो है फ़लस्तीन के जो मज़लूम लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है उसकी रियासत के ऊपर जो गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ इसराइल ने वो उसको छोड़े, और दो रियासती हल की तरफ इस दफ़ा अगर याद हो तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया तो वहाँ पे भी उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में बात की थी। देखिए, फ़लस्तीन का जो इशू है इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया बन चुका हुआ है, हज़ारों लोगों की वहाँ पे शहादतें हो चुकी हुई हैं, फिर ग़िज़ा की जो सप्लाई है उसको मुअत्तल कर दिया गया हुआ है, और जो इस आपकी आलमी अदालत इंसाफ है उसने जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया इसराइल को। लेकिन इसराइल एक ऐसा बिफरा हुआ सांड बना हुआ है जो अपने पैरों के तले हर आलमी कानून को, हर तरह की जो पाबंदियां लगाई जा रही है उसको रोनता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उसकी मैशत मजबूत है, उसकी सरपरस्ती में बहुत से मजबूत मैशत वाले ममालिक जो हैं वो खड़े हुए उसका साथ दे रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त के ऊपर जब इस्लामी ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, उनका एक जो पैगाम जाएगा ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि देखिए जो इस्लामिक अरब ममालिक हैं वो माशी तौर पे बहुत मजबूत ममालिक हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, अगर वो चाहें तो वो पूरी दुनिया की जो मईशत है उनको हिला भी सकते हैं।
तो वहाँ पे जो मौजूद ममालिक हैं, अब वो जो जंग है वो बढ़ती जा रही है ना, आप सिर्फ गजा के ना देखें, जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर कारबंद हो रहा है इसराइल, और वो चाह रहा है कि मैं बस बढ़ता जाऊँ आगे और अपनी सरहदों को फैलाता जाऊँ, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना है। तो उसके लिए ये जो अब कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर एक तो गजा की जो है वो हम जो वहाँ पे मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनकी हमायत की जाएगी, उनके लिए इंसानी इमदाद जो है वो पहुँचाने के लिए करारदाद जो पास की जाएगी, आलमी बरादरी को रियलाइज़ किया जाएगा, ख़ास तौर पे जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और कुव्वतें हैं कि देखें वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को रोकने में हमारा साथ दें, जो फ़लस्तीनी रियासत है आज़ाद रियासत के क़याम के लिए हमारा साथ दें। तो ये वो समिट है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज आएगा। पाकिस्तान का मैसेज हमेशा क्लियर होता है, ना पाकिस्तान की किसी भी जो मौक़िफ़ के ऊपर हमें कभी नहीं नज़र आ कि वो डगमगा गया हो या पाकिस्तान जो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया या उसने कहीं पे लचक दिखाई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे शुरू दिन से कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, हमारा ये होता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक अमल किया जाए, कश्मीरियों को फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए, कश्मीरियों के फ़लस्तीन के ऊपर जो गैर कानूनी गासबाना हमला है, जो कब्जा है, उसको ख़त्म किया जाए। और अभी तो तमाम हदें पार हो गई हैं ना, कि आपने वहाँ पे एक ऐसा बड़ी जेल बना दिया गया आपने है कहा कि तमाम हदें जो है वो इसराइल जो है वो पार कर चुका है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है इस इजलास से पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा, यानी कि दोबारा से उन्होंने एक मरतबा फिर वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है। इसके अलावा आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, ये भी अपने खिताब से इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। गज़ा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी फ़ैसला दिया है और आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ये वो तमाम निकात हैं जो कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास से ख़िताब करते हुए बयान कर रहे हैं। नाज़रीन ये इजलास चलेगा और इसके मज़ीद भी पॉइंट्स जो हैं वो आने वाले बुलेटिन्स और प्रोग्राम्स में आप देख सकेंगे। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, बहुत ही संगीन सूरत हाल हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 नहीं 2 बल्कि 1100 नहीं 1200 नहीं 1300 से भी ऊपर चला गया पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि स्मोक की लहर ने इस्लामाबाद को भी अपने लपेट में लिया और ये कराची तक भी चली गई, यानी कि कराची जो है वो पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दे दिया गया। इस पे हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब ये संगीन सूरत हाल जो है इसके ऊपर कल एक COP29 का इजलास भी होगा जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगेन बड़ी ही रिसर्च के साथ और बहुत ही होमवर्क के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे और पाकिस्तान का जो ये मसला है वहाँ पे उजागर करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो स्मोक की वजूहात क्या बन रही हैं और एक तो इनफरादी लेवल के ऊपर क्या वजूहात हैं ये भी बयान करिएगा और फिर मुल्की लेवल पर यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज़ इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं या वहीकल्स इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं ये भी बयान करिएगा। मदिया स्मोक जो है वो स्मोक का रोग जो है वो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को अपनी लपेट में लिए हुए है। ख़ास तौर पर पंजाब के जो बड़े शहर हैं वो इसकी जद में हैं, खैबर पख्तूनख्वा इसकी जद में है, इस्लामाबाद भी, और आप देख रहे हैं कि कराची तक इसकी लहर जो है बढ़ रही है। बात यह है कि ये स्मोक, धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी ये इस वक्त पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला बन गया है और इसकी वजह से लोगों की सेहत और ख़ास तौर पर जो वनरेबल पर्सनस हैं जिसमें मुअम्मर अफराद हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं या बच्चे हैं, वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लोगों के मुआशी वसाइल पहले ही कमज़ोर हैं और सेहत की कमज़ोरी की वजह से उनके मुआशी वसाइल पर दबाव भी बढ़ रहा है और कौमी सतह पर भी हमारे मुआशी वसाइल जो हैं वो दबाव का शिकार हो रहे हैं स्मोक की वजह से। हुकूमत जो है वो स्मोक को रोकने के लिए पंजाब की हुकूमत मुख्तलिफ़ इक़दाम कर रही है, इंतज़ामी सतह पर इक़दाम किए हैं। कुछ आज भी अनाउंसमेंट हुई है कि तमाम शॉपिंग सेंटर्स और आउटडोर रेस्टोरेंट्स, आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी लगाई गई 8 बजे के बाद से। इसी तरह बच्चों के स्कूल जो हैं वो कुछ अरसे के लिए बंद किए गए थे, कुछ दिनों के लिए उनके टाइम जो है कम किए गए थे। तो ये वो तमाम, लेकिन देखें बात यह है कि इसके साथ साथ इंतज़ामी इक़दाम के साथ साथ आवाम में आगाही मुहिम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और ये मसला कोई हमारा अपना पैदा करदा नहीं है।
जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान को मुतासिर कर रही हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ मुतासिर कर रही हैं। हालांकि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का 1% भी हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है दुनिया के 7 बड़े मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो रहे हैं। और आप ये देखें कि स्मोक की लहर जो है कोई पुरानी तारीख नहीं है, ये अभी रिसेंटली जो है हम देख रहे हैं कि जब हवाओं का रुख तब्दील होता है, ख़ास तौर पर मशरक़ी पंजाब से, कि फ़सलों को जो है वो तल्फ़ करने के लिए वहाँ उनको नज़र आतिश किया जाता है और उसकी वजह से सारे असरात जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब मुड़ते हैं और पाकिस्तान के शहर जो हैं उन पर एक फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो छा जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये है कि इंडिया के साथ ये मसला उठाया। देखिए इंडिया में भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि पंजाब और दिल्ली भी इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और दिल्ली ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पंजाब जो है वो मुतासिर कर रहा है। पंजाब ये कह रहा है कि ये हमारी वजह से असरात नहीं है बल्कि इसकी ट्रांसपोर्ट की आलूदगी जो है वो फ़ज़ा को ख़राब कर रही है। पाकिस्तान में जो आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है वो तो ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन इसके लिए देखें पाकिस्तान ने हमेशा ये तजवीज़ पेश की है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसकी वजह से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है और जो गरीब ममालिक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उसके लिए उससे निमटने के लिए बहुत बड़ी और अरबों डॉलर की ज़रूरत होती है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस दुनिया आलमी बिरादरी जो है इज्तिमाई तौर पर इस बारे में कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल अख्तियार करे और इसके साथ एक इज्तिमाई फ़ंड जो पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की थी उस फ़ंड को कायम किया जाए जिससे मुतासिरा ममालिक जो हैं ख़ास तौर पर गरीब ममालिक वो उसको इस्तेमाल कर सकें। अब आपने कोप 29 का जिक्र किया है जो बाकू में मुनक्किद हो रही है, ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। कोप 29 जो है वो इस वक्त मौसमियाती और तब्दीलियों और आलमी जो तग़य्युरात हो रहे हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा फोरम जो है कोप 29 है। इस साल चूँकि ये 29वां इजलास है इसलिए इसको 29 का सेशन कहा जा रहा है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि उसके भी एजेंडे में ये 2 बातें शामिल हैं। एक तो ये है कि दुनिया में एक शफाफ ट्रांसपेरेंट जो है तवानाई का निज़ाम लाया जाए। दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट को मादनी जो हमारा फ्यूल है उससे तब्दील करके हम दूसरे ज़राए की तरफ मोड़ दें। तो पाकिस्तान जो है वो इसमें शरीक हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कल मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इसको लीड करेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा वफद भी जा चुका है क्योंकि 29th कोप है, 27th कोप में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो रशीद साहब दूसरी मरतबा जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस समिट का हिस्सा होंगे। अभी हाफिज़ साहब की गुफ्तगू में माशी पहलू सामने आया है, तो सवाल मेरा कुछ इस तरह से होगा कि हम ये भी देख रहे हैं कि एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान की 2070 तक जो GDP है उसको 21% तक उसमें कमी आएगी और इस सदी के आखिर तक हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 40% इसमें कमी आएगी। तो मौशी तौर पर बदहाली का शिकार होगा पाकिस्तान अगर इसका तदारुक ना किया गया। जी मदीहा, ये रिपोर्ट जो है एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, ये बहुत ही चौंका देने वाली बल्कि दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है और इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ख़दशात का इज़हार किया गया है। एक तो माशी असरात का आपने ज़िक्र किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पूरी GDP का जो है 17% और ज़ाया होगा और उससे अगर आगे बात बढ़ेगी तो फिर 40-41% तक ये नुकसान जा सकता है। ये तो हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। अभी माजी करीब की अगर हम बात करें 2 साल पहले जब पाकिस्तान में फ़्लड की कैफियत पैदा हुई, गैर मामूली बारिशें जब हुई, ग्लेशियर जब पटे, तो तब पाकिस्तान को 9 से 12 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि इस वक्त हमारी मईशत वैसी भी स्टिल जो है वो ICU से निकल कर अभी तक वार्ड पे मौजूद है, यानी बेड पे मौजूद है, अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुई है हमारी मईशत। अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में दोबारा इस किस्म की बारिशें होती है
या खुश्क साली आती है, ये तमाम असरात ये एशियन पैसिफिक रिपोर्ट में मेंशन है कि पाकिस्तान में एक तो गैर बाकायदा जो बारिशें है उसका सिलसिला, उसमें बड़ी उतार चढ़ाव आएगी। इसके बाद जो है खुश्क साली का जो है पाकिस्तान के कई इलाकों को उसका सामना है, ग्लेशियर के पटने के जो मसाइल है, समंदर की सतह बुलंद होने का जो मसला है, साइक्लोन टाइफोन का जो पाकिस्तान में एक नया आफत हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग है। और जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा है कि दुनिया ये बात भी तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान का कार्बन एमिशन में और फ़िज़ाई आलूदगी में बहुत कम किरदार है, 1% से भी कम है, और नुकसान जो हमें हर साल उठाना पड़ता है वो कई गुना ज़्यादा है। तो बड़े ममालिक जो COP 27, 26 और 29 में अब जो वादे किए जाएंगे पाकिस्तान जैसे मुतासरा ममालिक से, ये ज़रूरी है कि उसको पूरा भी किया जाए। जो नुकसानात का अंदाज़ा सिर्फ एशिया पैसिफिक में जो लगाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से आने वाले दिनों में कोई 400 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान इन ममालिक को उठाना पड़ सकता है। तो जो बड़े ममालिक है, जो कार्बन एमिशन के ज़िम्मेदार है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जो इंडस्ट्री के हामिल ममालिक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक का हाथ थामे, वरना ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर्स आते हैं उससे पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। और वज़ीर आज़म साहब एक वसी एजेंडे के साथ COP 29 में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के लिए इस कॉन्फ्रेंस से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि एक तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, क्लाइमेट फंडिंग है, ये टर्म्स जो हैं वो बहुत एक तो हम देखते हैं कि हौसला अफजा भी हैं कि शायद पाकिस्तान जो कि कार्बन की प्रोडक्शन में उसकी नहीं है, लेकिन जिन ममालिक की वजह से पाकिस्तान को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अजाला हो सकता है। आप ये बताइएगा, एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद तो हो रहा है, लेकिन जब तक इंफरादी सतह पर हम इसको कार्बन को प्रोड्यूस करना नहीं रोकेंगे, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो इंफरादी सतह पर भी क्या इक़दाम करने होंगे, ये बयान करिएगा। देखिए, इंफरादी सतह पर तो क्या है, वो ये है कि हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। वो ज़िम्मेदारी क्या हो सकती है? वो ज़िम्मेदारी ये हो सकती है कि हम इज्तिमाई सफ़र शुरू करें, गैर ज़रूरी तौर पर इस दौरान में बाहर न जाएं। हम में से हर आदमी अपनी गाड़ी लेके आता है, तो हम कोशिश करें कि अगर कोई पड़ोसी हैं तो एक दूसरे को पिक करें। इस तरह से अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत सारी आप माहौल को बचा लेंगे। इंफरादी सतह पर है। या ये कि हम अपनी गली में गर्दो गुबार ना पैदा करें, ये जो आपके हमारे यहाँ जो स्वीपर्स हैं कूड़े को आग लगा देते हैं, इससे रोकें। या मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हैं, ये पानी का छिड़काव शुरू कर दें। पानी के छिड़काव से निचली सतह पर बहरहाल आप काबू पा लेंगे, ऊपर की सतह पर नहीं। उसके लिए तो बड़े इक़दाम की ज़रूरत होगी। तो एक पहलू ये है। लेकिन ये COP 29 की बात हो रही है, इसमें एक मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को अपने हालात में इंडिया को इंगेज करने की। तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिया को वहाँ इंगेज करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि तुम लोग इंसानियत के लिए जो ख़तरा बन चुके हो, ख़ुद अपने यहाँ भी और हमारी तरफ भी। वहाँ दिल्ली तक मार हो रही है, यहाँ कराची तक उसकी मार है, क्योंकि हवा का रुख ये है। तो उस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए आए मिल बैठ के कोई इक़दाम करें। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। 2-3 बातें और हैं। मिसाल के तौर पर ठीक है डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ टाइम शॉर्ट है, ज़रा शनीला साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। शनीला साहिबा, इसी बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, बात यह है कि एक तो हमें दुनिया की तरफ देखना अब छोड़ना होगा। जो G20 के ममालिक हैं, जिस तरह उनकी सनती तरक्की हो रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान में नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमें अपने अंदर खुद से इक़दाम करने होंगे, कानून साजी करनी होगी और उस पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो लोगों से करवाना होगा। फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर लेके जाएं, धुआं देने वाली गाड़ियां जो है उनको बंद करें, मैस ट्रांसपोर्ट जो है उसको इनकरेज करें। लोगों को जो अपनी ज़रात जो लोग जलाते हैं फसलों को, उसको कानून के तहत लेके आएँ कि जो जलाता है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, उनको सजाएँ दें। ये और लोगों में शऊर पैदा करें, जो माहौलियात का है उसको निसाब का हिस्सा बनाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि इसके नुकसानात कितने ज़्यादा आगे जाके हो रहे हैं।
रहे हैं, जो बार बार एशिया क्लाइमेट जो कह रहा है ना कि पाकिस्तान की 21% GDP कम हो जाएगी, उसकी वजह ये कि हमारा इन्हिसारी ज़राअत के ऊपर है, तो हमारी ज़री पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब चावल हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, चावल की फसल को नुकसान पहुंचेगा इस स्मोक के ज़रिए, तो आपकी जो वो है एक्सपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान। फिर सेहत के मसाइल होंगे, अस्पतालों के ऊपर बोझ पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए बजट रखना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आगे आने वाले दिनों में आपको नुकसान उठाना। तो बेहतर ये कि अभी पॉलिसी बनाएं, उस पर सख्ती से अमल दामद करें। 50 की दहाई में लंदन में भी बहुत ज़्यादा स्मोक था, उन्होंने किस तरह काबू पाया? सिर्फ और सिर्फ कवानीन बना के उस पर अमल दरामद करा के। हमें भी ये करना होगा, कानून बनाने होंगे, उन पर अमल दरामद कराने होंगे, वरना ये सारे मसाइल फिर हम देखते रहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक ये है कि जो हमने सवाबी में PTI का जलसा देखा, उसमें हमने अमेरिका का झंडा देखा और फिर हमने एक और मरतबा देखा कि अली अमीर गंडापुर ने नौजवानों को ललकारा कि एक मरतबा फिर से बाहर निकलो और अपने घर वालों को बता के आओ कि हम शायद वापस ना आए। हाफिज़ साहब, हम ये एक मरतबा फिर से देख रहे हैं कि सख्त अल्फाज में और इतने ज़्यादा पुरतशद्दुद अल्फाज में जो है वो ख़िताब किया गया है सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और दूसरा, अमेरिका से ये भी कहना है अमेरिका को कि हुकूमत गिराने में उसका किरदार है और फिर उससे आशीर्वाद भी मांगना है। देखिए मदिहा, बात कुछ भी हो, सियासी मंजरनामा कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला जो इनका सफ़र है वो अब अमरीकी झंडा लहराने तक आके बढ़ गया है। और ये इस बात की अभी तक कोई तहकीकात भी नहीं हुई और ना ही इस बात का कोई जवाब पैदा किया जा रहा है कि अमरीकी झंडा क्यों लहराया गया, कौन लेकर आया और उसकी वजूहात के। लेकिन ये सब जानते हैं कि ट्रंप की कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी जो है वो एक बयानिया तैयार किया कि ट्रंप आ जाएंगे, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी और यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि रियासतों के ताल्लुकात जो हैं अफराद पर या शख्सियात पर मुनहसर नहीं होते। रियासतों के ताल्लुकात पॉलिसियों पर मबनी होते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर मबनी होते हैं। रियासतें जो हैं अफराद की खुशनुदी, अफराद को नुकसान पहुँचाने की बुनियाद पर नहीं होती। अब हम ये देख रहे हैं कि खा ट्रंप हो वहाँ पर या जो बाइडन हो, उनकी पॉलिसी एक ही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। पाकिस्तान एक उनका बुनियादी अलाई है, पाकिस्तान इस खित्ते का एक अहम फरीक है और ये अमरीकी पॉलिसी का अहम सतून है। ठीक है शाफी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि PTI इसी रविश पे कायम रहेगी या फिर अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लेकर आएगी? अल्लाह करे कि उनके रवैये में तब्दीली आ जाए, लेकिन इस वक्त हमें कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे। और डूबते को तिनका का सहारे वाली बात सवाबी में जब हमने अमेरिका का झंडा देखा तो हैरत हुई। लेकिन जो PTI की तर्ज सियासत है उसमें कुछ भी मुमकिन है। कल तक जो बड़ी अजीब सी बात यह है कि अमेरिका से ग़ुलामी दिलाने वाली PTI जो है अब अमेरिका ही से इंसाफ की मुतकाज़ी है। तो ये उनके जो सियासत में तज़ादात का जो उनका एक सिलसिला है उसी की कड़ी है। और जो आपका सवाल है तो वो अपनी जगह पे है कि PTI की रविश में हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही और इसकी एक ज़िंदा और पाइंदा मिसाल जो है वो अली अमीन गंडापुर की जो रविश है, जो उनका तर्ज़ अमल है, तो इससे तो नहीं लगता कि PTI के तर्ज़ अमल में हमें ठीक है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि क़यादत में अंदरूनी जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आड़े हाथों लिए हैं उन लोगों को जो कि घर में बैठ कर ट्वीटें करते हैं, घर में बैठ कर जो है वो खिताबात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर मैदान में नज़र नहीं आते हैं। मदीहा, ये तो मादी PTI की स्ट्रेटजी का नतीजा निकला है। वो खुद जो अपनी लीडरशिप थी, एक तो मरकज़ियत अपने सिवा वो आने नहीं देते थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े करते रहते थे। अब वो आदत पुख्ता हो गई है और वो सामने आ रही है। लेकिन असल बात इस वक्त कहने वाली यही है कि ये ज़रूर कहा गया कि हमारे पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, लेकिन राग दरबारी PTI ने शुरू कर दिया है। और राग दरबारी का नुक्ता है उरूज जो था वो अमेरिका का झंडा लहराना है। और जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं वो मुसलसल लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी मैं जाके बात करूँगा, मेरे उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ात हैं, उनसे रब्ता उस्तवार है और मैं उनसे जाके कहूँगा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। ये है राग दरबारी। ये उन लोगों का राग दरबारी है जो एक हकीकी आज़ादी का
ख्वाब दिखाते हैं ख्वाब लोगों देख को, रहे हैं। और अमलन तर्ज अमल उनका ये है। ठीक है शनील साहिबा, आप स्वाबी जलसे को कैसा देख रही हैं? क्या पीटीआई की सियासत सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई के गिर्द ही घूमती रहेगी या पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी आएगी कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी सियासत जो है वो बानी पीटीआई के गिर्द ही घूमती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत को अवामी सियासत रखा ही नहीं है ना। एक फ़र्द वाहिद है, उसी के फैसले होते हैं, वो जिसको चाहता है चेयरमैन बना देता है, जिसको चाहता है टिकट दे देता है, जो बयानियाँ चाहता है वो दे देता है। आज तक कभी उसने कोई कहा है कि ये अवामी मसले के ऊपर आप जाओ जाके असम्बली में बैठ के कोई बात करो, या उसने कभी देखा है कि अगर हुकूमत जो है वो कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस किसी भी मसले के लिए बुलाती है तो उसमें पार्टी को कहता है जाके बात करो, या किसी आईनी तरमीम के लिए कोई मुज़ाकरात होते हैं तो अपनी पार्टी को कहता है जाके उसमें बात करो? नहीं, इनका एक ही मतम नज़र होता है कि हमें कोई कंधे मिल जाए, उन कंधों के सहारों के ऊपर हम इक़्तिदार के अंदर आ जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई मीडिया हाउस हो, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, ये उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि सिवाय इक़्तिदार में आने के और लूट मार करने के, इंतशार फैलाने के, इसके अलावा पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं रही है। ठीक है नाज़रीन, ये था आज का कैपिटल व्यू। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अम्मार साहिबा, आप सबका बेहद शुक्रिया। मुझे मदिहा आबिद अली को प्रोग्राम कैपिटल व्यू से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।